नमस्कार, मैं हूँ हर्ष कुमार मिश्रा, कहता है भारत से। और आज मैं मौजूद हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। और आज हमारे साथ है आईएमसी के विद्यार्थीगण। और आज का मुद्दा है कुंभ। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप कुंभ के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए कुंभ वैसे तो इसका एक अलग इतिहास है और कुंभ का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है कि लोग कुंभ में आके स्नान करते हैं और उन्हें ये कुछ मानते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर वस्तुतः हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम ये पाएँगे कि इसका हम भारतीय जनसंचार संस्थान में देखें तो वो एक संचार का साधन रहा है। वहाँ पे लोग आते हैं और अपनी-अपनी विधाओं को पहले, अब तो शायद लोग नहीं आते होंगे, वैसे सिस्टम नहीं है, लेकिन पहले इतिहास में रहा है कि हमारे ऋषि-मुनि आते थे वहाँ पे, अपनी टेक्नोलॉजी को रखते थे, वहाँ पे लोग बताते थे और वहाँ से वो पूरे भारत में संचारित हो जाता था। क्योंकि कुंभ ही वो स्थान है, जहाँ पे संपूर्ण भारत से, उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से, प्रत्येक जगह से जो अनुयायी हैं, आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं का ही त्योहार है या और लोगों का, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको सिख भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, वैष्णव, शैव, आर्य समाजी, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक पंथ को मानने वाले लोग आते हैं। अपना परिचय देंगे आप? जी भाई साहब, मेरा नाम विमल है और मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं फ़िलहाल तो मैं प्रयागराज से ही हूँ, तो मेरे शहर में लग रहा है महाकुंभ, तो बड़ी गर्व की बात है। और आप सोचिए कि पूरी दुनिया में इतनी नदियाँ हैं, इतनी बड़ी-बड़ी नदियाँ जिनकी चर्चाएँ हुआ करती हैं, परंतु प्रयागराज के संगम में मिलने वाली नदियाँ, गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती, उनको ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि संसार में इतनी नदियाँ होने के बाद भी इतने बड़े स्तर पर पूरी दुनिया से, संसार से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारे जो हमने नदियों को माँ माना है, ये उस परिभाषा को चरितार्थ करता है। और अगर आज आप देखें तो इस कुंभ का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ-साथ हमारा सांस्कृतिक महत्व है। क्योंकि आप देखें कि बड़े-बड़े दावे होते हैं कि हमारी संस्कृति ऊपर है, हमारी संस्कृति ऊपर है। परंतु महाकुंभ एक उदाहरण है कि बिना किसी इसको कह सकते हैं आप कि बिना किसी ढोल बजाए हुए हमने ये करके दिखा दिया कि ये देखिए, ये वो संस्कृति है जो ना किसी का जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना रंग देखती है, ना रूप देखती है। और वो कहती है कि यदि आपका मन शुद्ध है, तो आप आइए और केवल गंगा में अपने आप को नहाकर केवल पाप मत धोइए, बल्कि अपने मन को आध्यात्मिक बनाइए और फिर यहाँ से जाइए। मतलब उस सकारात्मक ऊर्जा को उस जगह पर आकर आप ग्रहण करिए। तो इस तरह से महाकुंभ का महत्व है। और कहा जाता है कि ये तो क्या, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो मतलब कि हम साइंटिफिक नहीं है। तो अगर हम देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की जो गतियां हैं, पूरा एस्ट्रोलॉजिकल एक इसका योग बनता है, उसके बाद महाकुंभ मनाया जाता है। तो एक बहुत अद्भुत संगम है और संसार में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है, कोई दूसरा स्थान नहीं है और कोई दूसरी नदियां नहीं है जो एक इस तरह के जन सैलाब को एकत्र करती हूँ अपने पास। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुंभ कराने से फायदा क्या है? इतने पैसे खर्चे करने से क्या फायदा है? तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? विमल देखिए, कुंभ कराने के क्या फायदे हैं, ये हम मुझे लगता है उन्हें जाके वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ पे जो व्यापार हो रहा है। अगर आप एक चाय की दुकान खोलते हैं तो मुझे लगता है संभवतः आप एक दिन में 10,000 कमा लेंगे और वो उसकी आय होगी जो वहाँ पे रह रहा है और वो एक चंद महीनों में कमा लेगा। और जो सरकार को फायदा होगा वो अलग। सरकार ने ऐसा तो नहीं है ना कि अपने पैसे से लगा रहा है, हम टैक्स देते हैं और वहाँ पे जो दुकानें चलती हैं वो खुद टैक्स देते हैं। अगर आप मेले में कोई दुकान खोलेंगे तो वो टैक्स देना पड़ता है, जो वहाँ का प्रशासन है, और सरकार को उससे लाभ होता है। एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है कि अगर रेलगाड़ी आएगी, लोग यात्री आएंगे यहाँ पे, तो सरकार को फायदा होगा। तो इसमें मुझे ये सवाल ही बड़ा बेतुका लगता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कुंभ से क्या फ़ायदा है। ये सवाल अगर आप जो एप्पल के फाउंडर हैं, उनकी पत्नी आई हुई हैं कुंभ में, उनसे पूछेंगे तो उनसे बेहतर कौन ही इसका जवाब दे सकता है। देखिए, कुंभ जो है हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, वहाँ पर हम सब इकट्ठे होंगे और 2025 का जो कुंभ है वो बहुत ही ज़्यादा खास है।
क्यों खास है आप सबको पता होगा कि 144 साल बाद ये ऐसा अवसर आया है कि हमें बहुत ही अच्छे रूप में कुंभ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमने राम मंदिर को भी देखा है बनते, और राम मंदिर का संघर्ष के बारे में सुना है, और राम मंदिर बनते भी देखा है। और हम जो 144 साल बाद जो कुंभ मना रहे हैं उसमें हमारा भी योगदान होगा, हम भी जाएंगे वहाँ पर और उसको मनाएंगे। तो कुंभ से एप्पल को कितना फ़ायदा होगा ये तो अभी देखने वाली बात है। वो उनकी जो फाउंडर थे, उनकी जो पत्नी यहाँ पर आई हैं, तो वो क्यों आई हैं? एक तो उनकी आस्था है कुंभ में, और दूसरी बात उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। कुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, और 40 करोड़ कोई छोटी आबादी नहीं होती है। उस आबादी का जो पार्टिसिपेशन होगा वो वहाँ की प्रयागराज की इकोनॉमी को कितना बूस्ट करेगा, वहाँ के बिजनेस को कितना ज़्यादा बूस्ट करेगा। इसका डेटा जब आएगा तब जो ये सवाल उठा रहे हैं कि कुंभ से क्या फ़ायदा है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और कुंभ का महत्व क्या है, कुंभ क्यों मनाया जाता था, इसके पीछे अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि कुंभ जो है, अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी हमारे बिमल जी ने कि टेक्नोलॉजी हम शेयर करते थे। कुंभ जब मनाते थे तो दूर देश विदेश से आते थे, देश विदेश से आते थे जो साधु संत होते थे, वो टेक्नोलॉजी शेयर करते थे। हाँ, वो इसलिए इकट्ठा होते थे वहाँ पर, वो अपने आइडियाज शेयर करते थे। हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ, हर 12 साल बाद कुंभ, तो वहाँ पर अपने आइडियाज शेयर करते थे कि कैसे धर्म के लिए कैसे अच्छे कार्य हम और अच्छे रूप में कर सके। और वहाँ पर सिर्फ ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक मत को मानने वाले लोग आते हों, सिर्फ हिंदू ही आते हों, वहाँ पर सबका वेलकम है। और वहाँ पर डिबेट्स होती थी, धार्मिक डिबेट्स होती थी, और वहाँ पर सबका स्वागत था। तो ये है हमारी कुंभ की खूबसूरती, हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती, हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती। इस पर मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि सारे धर्मों के लोग आते थे, लेकिन एक मुद्दा जो अभी विवादों में है कि वहाँ मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत पे विवाद बना हुआ है, तो इस पे आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है, जो विवाद है ये ऐसे नहीं पनपा है। समस्याएं पहले से आई हैं। हमने देखा है कि उस समुदाय के लोग जो एक धर्मांध हो चुके हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के जो परंपरा है उनमें उसे दूषित करें। और हमने बहुत से वीडियो देखे हैं, बहुत वायरल भी हो रहे हैं कि लोग थूक के खाना बनाते हैं, उसमें डालते हैं और वो इसे पवित्र मानते हैं। मजे की बात यही है कि वो इसे पवित्र मानते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये बहुत पवित्र है। हम नहीं चाहते कि वो दूषित हो, तो सरकार ने रोक लगाया, और मैं समर्थन में हूँ। और होनी भी चाहिए ऐसी जगह चीज़ों पे, क्योंकि बहुत पवित्र चीज़ है। आप मक्का में जाएं, वहाँ पे वो गैर मुस्लिमों को दूषित मानते हैं, वो नहीं जाने देते। अब उनकी आस्था है, हम तो नहीं टोकने जाते उनमें कि भाई आप मत जाइए, चाहे रोकने जा रहे हैं उनके प्रशासन को, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और शायद कोई कर भी नहीं सकता होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंभ में हालाँकि किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के या किसी भी विचार को, उनकी जो दूसरी मान्यताओं को मानते हैं, उनके आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपकी आस्था उस जगह पर नहीं है, हम जो भी लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, चाहे वो विदेश से आ रहे हों, वो कुंभ मेले में घूमने से ज़्यादा उनकी आस्था यहाँ पर है कि हम वहाँ पर संगम में स्नान करेंगे तो हम आध्यात्मिक एक स्तर होता है उसको प्राप्त करेंगे। जिस व्यक्ति की वहाँ पर आस्था ही नहीं है, आप ना तो प्रतिमाओं को पूजना मानते हो, ना तो गंगा को माँ मानते हो, यमुना को माँ मानते हो, ना तो आप संगम को मानते हो, आप और फिर हमारे वो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो इस तरह की चीजें मानते हैं, तो फिर आपके वहां आने का क्या औचित्य बनता है? पहली बात तो ये है। और जिनकी श्रद्धा है, जो आना चाहते हैं अच्छे मन से, जैसे योगी जी ने भी कहा था कि अगर आप अच्छे मन से वहां पर आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आपको कोई रोका थोड़ी ना है। हमारे प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख है, किसी का मना नहीं है, कोई मना नहीं करता है। परंतु बात वही है कि आप किस मन से आ रहे हैं। और फिर इसके पीछे आपका इतिहास देखा जाता है कि अगर हम जिन जिन मान्यताओं को हम मानते हैं, अगर हमारी मान्यताओं को मानने वाले व्यक्तियों के लिए आप किस तरह की सोच रखते हो, उनके लिए आप किस तरह के कार्य करते हो, जब आपका इतिहास इस चीज से भरा पड़ा है कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, उनको आप किसी एक विशेष शब्दावली से संबोधित करते हो, उनको मानते हो अरे ये तो हमसे अलग है, इनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, फिर जो हमारी मान्यता को मानने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में प्रश्न खड़ा होगा ना कि क्या इन लोगों के बीच हम सुरक्षित हैं, या क्या यह आएंगे तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? तो
वहां पर आने पर किसी को रोक टोक नहीं है, परंतु आप अच्छे विचार के साथ आओ, अच्छी भावना के साथ वहां पर आओ। हम जिस दृष्टि से उस जगह को देखते हैं, जो वहां का महत्व है, जो अखाड़े आते हैं, जो अपने ज्ञान को शेयर करते हैं, जो अपनी सिद्धियों को शेयर करते हैं, तर्क वितर्क होता है, चर्चाएं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम किसी हमारे पास कोई पुस्तक है, हम उस पे रिजिड है, नहीं। समय के साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नई सिद्धियां हम ग्रहण कर रहे हैं, हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं, हम परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि उन लोगों को इस बात को समझना होगा कि यह कोई धार्मिकता के साथ साथ एक सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारी संस्कृति लिबरल है, उदार है। हम सबको स्वीकार करते हैं, परंतु आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हो सके भाई साहब ने थोड़ी सी गलती से कह दिया हो कि जो मूर्तियों को नहीं पूजते हैं, हमारे भी परंपरा में आर्य समाजी हैं जो मूर्तियों को नहीं पूजते हैं, सिख पंथ के समुदाय के लोग आ रहे हैं नहीं पूजते हैं। तो मैं साफ करना चाहूंगा कि दुकान लगाने पे पाबंदी है, ना कि आने पे। जिनकी आस्था है गंगा में, यमुना में, कुंभ में, वो आ सकते हैं। बस एक एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, मूर्तियों को ना पूजना, हम साकार में भी विश्वास रखते हैं, हम निराकार में भी विश्वास रखते हैं। हमारी आस्था है कि हम अपनी आस्था के अनुरूप अपने प्रभु को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को साकार का रूप देते हैं और निराकार का रूप देते हैं। परंतु हम कभी किसी पर यह आक्षेप नहीं लगाते कि आप निराकार को ही पूजो अन्यथा आप अपराधी हो, आप साकार को ही पूजो अन्यथा आप अपराधी हो। आपकी इच्छा है, आप जिस तरह से मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप उच्चतम स्तर तक जाना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप आराम से पूजिए। तो मैं उनकी बात कर रहा था जो अपने अपनी जो मान्यताएं हैं उससे अतिरिक्त मानने वालों को सजा का अधिकारी मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। कुछ देर से भाई आप इधर देखिए, बड़ी देर से आप शांत बैठे हुए, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्वेश्चन क्या है? देखो, देखो, मतलब जो कुंभ है ना, उसकी एक अपनी ऐतिहासिक मान्यता है। उस पे हम मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो कुंभ आज की कोई परंपरा नहीं है जो आज आयोजित की जा रही है या कोई आयोजित करा रहा है उसको। वो हमेशा से अपने आप में एक बना बनाया समन्वय है, जो कि वैचारिक संवाद, सांस्कृतिक संवाद और जो जैसा कि टेक्नोलॉजी आप लोगों को मैंने बात की, वो मतलब आज नया कोई परंपरा नहीं है कि कुंभ हम आयोजित करा रहे हैं या मतलब जल्दी ही कोई शुरू की गई परंपरा है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये सदियों से मनाई जाती रही परंपरा है। इसका हम अगर उल्लेख देखते हैं ना, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत सारा देखते थे, वेद पुराण में अपने देख सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भी इसकी चर्चा कर रखी है अपने बहुत सारे दस्तावेजों में। जैसे कि उनमें से एक फायान, एक चीनी यात्री है, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि किस तरीके से प्रयागराज के संगम में ये जो हर्षवर्धन है, किस तरीके से अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर देते हैं वहाँ पे लोग, जो समागम में आए हुए उपस्थित हुए लोग होते हैं उनके ऊपर। तो जो कुंभ है वो कोई आयोजित करने वाली या मनाई जाने वाली, या एक तरीके से हम शुरू कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। कुंभ हमेशा से सदियों से चला रहा है और ये एक बेहतरीन माध्यम है अपने आप से मिलने का, अपने आप में लोगों से बात करने का, अपनी चीज़ों को समझने का और अपनी आइडियाज़ शेयर करने का। क्योंकि हम आज जब ये बात सब कर रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। कुंभ तब की परंपरा है जो हमारे पास सो कॉल्ड टेक्नोलॉजीज नहीं थी। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर रही होगी या कुछ नहीं रही होगी, उस पर विवाद किया जा सकता है, वाद विवाद किया जा सकता है, बट ये कोई आज की परंपरा नहीं है। और कुंभ हमेशा सदियों से आता रहा है, चलता रहा और ये चलता भी रहेगा। इसको किसी के आयोजित कराने, किसी के लाभ हानि, जीवन मरण से जैसे मतलब किसी संकुचित विचारधारा नहीं है। ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, सनातन की परंपरा है जो हमेशा चलती रहेगी। बहुत ही अच्छी बात भाई ने कही है कि कुंभ जो है एक माध्यम है अपने आप से मिलने का। तो कुछ दिन के लिए कुंभ जरूर जाएं, और जैसे शूज स्टैंड होता है ना, ऐसे ही फोन स्टैंड के पास अपना फोन रख के जाएं और अपने आप से मिलने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। कुंभ जाएं और वहां पर अपने आप से मिलें। देखिए, अभी बात चल रही थी कि कुंभ में किसी अन्य मत या पंथ या संप्रदाय के लोगों की आने की अनुमति नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। आपका कोई भी रिलीजन हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, आप हमारे हैं। आप हमारे कैसे हैं? देखिए, आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी संस्कृति भारतीय है तो आप हमारे हैं। अगर आप हमारी संस्कृति यानी आप हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का आप अगर सम्मान नहीं करते हैं, तो आप फिर कुंभ में क्यों ही आना चाहते हैं? कुंभ में सबका स्वागत है। बस यही कहना चाहता था मैं। किसी भी रिलीजन या किसी भी सोच को वहां पर स्वागत है, अगर वो भारतीय है। आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे?
देखिए, ये एक ऐसा समय आया है जहाँ 144 सालों बाद हम लोगों के लिए एक ऐसा क्षण आया है कि सब लोग एक साथ इस महाकुंभ को देखने का अवसर मिला है। तो इस महाकुंभ में हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा संगम है, कहा जाता है कि भारत एक ऐसी देश है जहाँ हमारी संस्कृति, हम गंगा को भी माँ कहते हैं, यमुना को भी माँ कहते हैं, जो भी नदियाँ हैं हमारे लिए माँ हैं। तो उस जो अद्भुत जो प्रयागराज की धरती है उसमें स्नान कीजिए, और जो हमारी संस्कृति है जो 144 साल बादो जो आज आई है उसे देखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आज का जो समय है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आप डिजिटल माध्यम से भी देख रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा संयोग बना है इतने दिनों बाद, तो हम सब बहुत गौरवान्वित है कि हमें इस अद्भुत संयोग में जाकर देखना चाहिए और अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? और एक चीज और है, जैसा कि आप लोगों ने डिस्कस किया, इससे यह पता चलता है कि यह कुंभ है एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। जैसा आपने डिस्कस किया कि एप्पल की जो फाउंडर की पत्नी आई हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं आई हैं कि उनकी इसमें फेथ है, उन्हें पता है कि इसमें 42 करोड़ लोगों से 42 करोड़ लोग आते हैं इसमें, और पिछली बार 42 करोड़ लोग आए थे और इस बार तादाद कुछ ज्यादा ही होगी। तो ये ग्लोबल इवेंट भी बन चुका है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? ये ग्लोबल इवेंट हमेशा से रहा है, कोई आज नई परंपरा नहीं है कि ग्लोबल इवेंट बना। पहली चीज, ग्लोबल इवेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा से रहा, क्योंकि हम जो अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो कुंभ जो हमेशा से मतलब इतिहास में, क्योंकि जब कोई भी परंपरा नहीं थी, इवन कह सकते हैं कि जब कोई भी सभ्यता नहीं थी, तब भारतीय सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। भारतीय सभ्यता हमेशा से रही है और ये हमेशा रहेगी भी। तो ग्लोबल इवेंट ये आज नहीं बना है, ये हमेशा से रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी मानसिकता के साथ आते हैं, उनमें उनकी हो सकता है व्यापारिक मानसिकता कुछ छुपी हो सकता है कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट छुपा हो सकता है कुछ उनके अपने उद्देश्य हो, लेकिन फिर भी अगर आस्था है तो आप आइए, अगर आस्था नहीं है तो आपको आने की क्या ज़रूरत है, आई थिंक। और वैश्विक मानचित्र पे हमेशा से भारत अपने संस्कृति और अपनी परंपरा और अपने सभ्यता के लिए ही जाना जा रहा है। और ये चूँकि भारत अपनी सभ्यता का पालन पोषण हमेशा से कर सकता है और वो अपने में सक्षम भी है, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने में, अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रफुल्लित करने में वो हमेशा से सक्षम रहा है। तो कुंभ एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये चलती भी रहेगी। आपके बगल में एक भाई साहब बैठे हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी आज ही न्यूज़ आया कि स्टीव जॉब्स का जो लेटर उन्होंने अपना 19 वर्ष में उन्होंने लिखा था, एक्सप्रेस किया था कि वो कुंभ मेले में अटेंड करना चाहते हैं। वो अभी 4 करोड़ से कुछ ज़्यादा रुपए में वो उसका बिका है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो महाकुंभ जो 144 साल बाद हो रहा है, तो ये इसकी जो हमारे उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको गेन करें। और हमारी अगर मुझे भी एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस प्रदेश का निवासी हूँ और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं महाकुंभ देखने का या अवसर मुझे मिला, तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, एक तरीके से बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्या कहना है विद्यार्थियों का, और मैं आपको बता दूं कि ये अखाड़ा की जो परंपरा है उसे आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था, और आज जैसा कि आप देखते हैं कि देश विदेश से कई सिद्धि प्राप्त योगी और संत इस कुंभ मेले में आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ योगी और संत आते हैं, कई लोग जो पढ़ लिख लिए हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि आईआईटी के एक लड़के ने संन्यास ले लिया। तो पढ़े लिखे लोग जब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आते हैं तो कुंभ में आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कहता है भारत, नई भारत की नई सोच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।